देखिए, वियना, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, ये सब सब्सिडरी इंटरेस्ट हो गए हैं। अब इस वक्त मेन जंग जो है और मेन टारगेट जो है वेस्ट का, वो है न्यू ग्लोबल ऑर्डर। यानी आगे आने वाला ग्लोबल ऑर्डर हमारे हाथ से स्लिप ना कर जाए। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज भी हमें बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। आज हम बात करेंगे सईद नकवी साहब से। कुछ दो तीन इश्यूज हैं, बहुत ही अहम हैं। एक तो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो क्या कुछ है, इसमें किस तरह से, अगर इमरान खान की बात सही समझी जाए, फॉरेन फोर्सेस का क्या रोल रहा है। दूसरे ये कि इसके बाद अब पाकिस्तान में क्या क्या कुछ होगा, कैसी सरकार होगी, क्या वो अमेरिका के साथ मिलकर के चलेगी ऐसे मौजूदा इंटरनेशनल हालात में। इसके अलावा जो दूसरी बात है वो ये भी समझने की है कि क्या यूक्रेन जंग का इस्लामाबाद में होने वाले वाकयात का कोई ताल्लुक है। ये भी हमें समझना होगा, क्योंकि रूस के एक बयान में ये बात कही गई थी कि अमेरिका मुदाखलत कर रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि इमरान खान ने अमेरिका की बात नहीं मानी यूक्रेन जंग के मामले में। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ अब एक ताजा सूरत हाल ईरान न्यूक्लियर डील के सिलसिले में अमेरिका की तरफ से आई है। अमेरिका का कहना है कि अभी ना तो न्यूक्लियर डील नजदीक है और ना ही यकीनी है। और एक बात और जो कही गई है वो ये कि जो बाइडेन अपने डिफेंस चीफ ऑफ स्टाफ के मार्क मिले के उस राय से इत्तेफाक रखते हैं कि आईआरजीसी यानी ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये एक ऐसे कुछ इश्यूज हैं जो पूरी दुनिया की सियासत पर कहीं ना कहीं असरअंदाज हैं। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि ये पाकिस्तान वाला मामला क्या कुछ है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ है ये। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन ले लिया कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी वो गलत है और गोया इमरान खान को, वो गोया अब इमरान खान जाहिर है बरसर इख्तिदार नहीं है, तो एकदम से मेरा माथा ठनका। मैंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट ने बगैर जाने बुझे इमरान खान के हाथ में वो आला दे दिया है जिस आले के सहारे तैयब एर्दोगान मार्च 2003 में तुर्की के हीरो बन गए। वो हीरो कैसे बने? तैयारियां हो रही थी इराक में अमेरिकन इन्वेजन और ऑक्यूपेशन की, और तैयब उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं जाने देंगे, उन्होंने कहा कि हम ये नेशनल असेंबली में डाले दे रहे हैं, यानी नेशनल असेंबली तय करेगी कि तुम यहां से जा सकते हो कि नहीं। जाहिर है किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि हमारे देश के थ्रू चली जाए, यानी उन्होंने उसको मना कर दिया। एक एंटी अमेरिकनिज्म की वेव। और अगर आपको याद हो वो मरमरा जहाज का किस्सा था इजराइल के साथ, ये वो इजराइल से इतरुक ओजाल साहब की बड़े ताल्लुकात हो गए थे, वो सब रद्द करके, यानी एंटी अमेरिकनिज्म, एंटी ज़ायनिज्म, ये उनका प्लेटफॉर्म बन गया। तो ये प्लेटफॉर्म मुफीद क्यों साबित हुआ? इसलिए कि डेकेड से मुस्लिम ममालिक में
एक श्योर फायर, ये बिल्कुल ये वो अस्त्र है जो निशाने पे हमेशा बैठेगा। आप अगर एंटी अमेरिकन, एंटी जायन पोजीशन ले लें तो आप मुसलमान ममालिक में इस्लामोफोबिया की इतनी गहरी शिकायत है अमेरिका के खिलाफ कि वो सब निकल के आ जाती है। और पाकिस्तान तो वो मुल्क है जिसको कि बाकायदा आपने मुलव्विस किया वॉर ऑन टेरर। पहले उनसे कहा कि मुजाहिदीन को तैयार करो ताकि रूस निकल जाए, उन्होंने कहा उसका हिस्सा हो गए हमारे ज़ियाउल हक साहब, उनके और खेल थे। सऊदी अरेबिया उसका हिस्सा हो गया, अमेरिका ने और वो इनको स्टिंगर मिसाइल दिए, उनको ट्रेनिंग दी। तमाम पाकिस्तान की इस तरफ अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों मदरसे खुल गए जिनका की क्योंकि उस किस्म का इस्लाम आने लगा जो कि पाकिस्तान में पहले नहीं था। तो पहले तो अमेरिका बहादुर ने ये सब किया और इस पे बाद में फिर अमेरिका ही की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी हिलरी क्लिंटन, उनका कि ये क्या हम ही लोगों ने ये मुसीबत खड़ी की थी जो हमने मुजाहिदीन को तैयार किया, अब देखिए दुनिया भर में। तब उन्होंने ये कहा था। अब वही ये कह रही हैं कि यूक्रेन में रूस के साथ वही करो। अच्छा, वहां पे तो मुजाहिदीन थे जो कि शैतान बन के आए अमेरिका के लिए, जिन्होंने टेररिज्म फैलाई और आपको मौका मिल गया इस्लामोफोबिया दुनिया में फैलाने का ताकि रेथियन और लॉकहीड मार्टिन और बोइंग इन सब के असलहे खूब बिकें। कहने का मतलब यह है जनाब कि इस वक्त अगर देखिए एक बात मेरी याद रखिएगा, इमरान खान को छोड़ा नहीं जाएगा। अगर वाकई में दुनियावी फोर्सेस और जितने जिनको कि वो बैंडिकूट्स कहता है, बड़े चूहे, वो बाकायदा कहता है, नाम यही दे रखा है कि अश्कर ने सलाह बैठे हुए लोग। ये शिकायत क्या थी इमरान खान से कि साहब इकोनॉमी बहुत बुरी, ये एरोगेंट हैं, ये सेल्फ राइटियस हैं, ये टीम सिलेक्शन इनका अच्छा नहीं है, यही शिकायत थी। इस शिकायत में दुनिया में आपने कभी किसी की सरकार को गिरते देखा है? उसके बरक्स हर एक के खिलाफ एक न एक मुकदमा जो कि प्रूवन है। नवाज शरीफ का वो मकान जो कि हाइड पार्क के कोने में मर्सिडीज बेंज की दफ्तर नीचे की शोरूम नीचे है, ऊपर इनके साहबजादे रहते थे। मैं वहां गया हूं, उनका मेहमान नवाजी, उन्होंने मुझे नवाजा। लंदन में जी लंदन में उसके मैं वीडियो है आपको आप दिखाइए। जी आपके पास अगर जरूरत है वो वीडियो मेरे पास है। जी जरूर। उसमें साहब लिवरेट सब, यानी वो नौकर एक चीज होती है टेल्स, यानी वहां पे अंग्रेज में बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक मलिका के यहाँ वो जो सर्वेंट्स होते हैं वो टेल पहनते हैं, यानी कोट आगे से यूं और पीछे वो टेल जाता, वो उनका नौकर साहब। वो हमको इतना क्या उसने नहीं खिलाया और हमने खुद देखा, और कहां से आ गया साहब इतना पैसा इनके पास। ये बात थी प्रूवन केसेस, यानी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, और इनको तो मौलाना डीजल इनका नाम ही था, फजलुर रहमान। तो ये एक टीम बनी। क्यों बनी? कि अब इमरान खान ये कह रहे हैं कि ये खत है मेरे पास जिसमें कि डोनाल्ड लू जो कि अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं साउथ एशिया के लिए, वो हमारे सफीर से मिले और बाकायदा मिनट्स दिए गए
उनका आदमी बैठा है, इनका उन्होंने मिनट्स उस गुफ्तगू के लिए, वो जब एम्बेसडर ने इनको भेजा तो इनके हाथ से तोते उड़ गए। उसमें ये था कि भाई अगर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो, लेकिन अब देखिए मैंने पढ़ा नहीं है, ये इमरान खान कह रहे हैं। हाँ। जैसे कि यूक्रेन में जो हो रहा है वो वेस्टर्न मीडिया कह रहा है, तो हम क्या जाने, हम उसकी तस्दीक करने के लिए तो वहां जा नहीं रहे। यहां इमरान खान का कहना ये है, और वो झूठ अगर बोले तो पकड़ लिए जाएंगे क्योंकि वो कागज है मौजूद कहीं। वो ये कह रहे हैं कि वो ये कहा गया कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये हार गए तब तो पाकिस्तान बरी है, आराम से रहेगा, लेकिन अगर कहीं ये जीत गए तो फिर पाकिस्तान के लिए अच्छा ना होगा, यानी बाकायदा थ्रेट हुई। अब इसकी तस्दीक बाद में होगी। बहरहाल अगर ऐसा है तो क्यों है, ये लिंक है यूक्रेन से कि 24 फरवरी को जब यूक्रेन में हमला पुतिन ने शुरू किया, उसी दिन ये नए डेलीगेशन के, अब जाहिर है कि ये डेलीगेशन तो तय हो गया होगा पहले, अब लोग कहते हैं कि इनको कैंसिल कर देना चाहिए था। अरे भाई क्यों, तो हम ये तय कर ले कि ये जो कर रहा है ये गलत है, हमें तो मालूम नहीं है, वो हमारा मेहमान है, हम जा रहे। वहां गए, 2 दिन मीटिंग्स हुई, वापस आए, उन्होंने कुछ बताया होगा इनको कि भाई ये हो रहा है यहां, तो ये गोया इनके पास जाने आलम की जान तोते में इनको क्या क्या बता दिया, वो यहां वापस आ गए। अब ये है कि इनको कैसे, ये एक तकलीफ और भी है, महज एक विजिट से नाराजगी नहीं है, नाराजगी ये है कि ये वो प्राइम मिनिस्टर है जो कि चीन के बेपनाह करीब हो गया है, और चीन के करीब होते हुए वो क्या नाम है, वो जो उनका बेल्ट एंड रोड वाला उनका जो हिस्सा है जो पाकिस्तान से गुजरता है, वो है बहुत ही जबरदस्त। और साफ साथी लीजिए, एक न शुद्ध दो शुद्ध, और उससे भी दोस्ती। अमेरिकन की इस वक्त या झुंझलाहट में या घबराहट में या कैलकुलेशन से पॉलिसी है कि इन दोनों को एक साथ नहीं रहने देना है, इनको, चीन को और रूस को, इनको ये पॉलिसी है, इनको अलग करना है, वरना दुनिया का जो निजाम है वो हमारे खिलाफ जा रहा है। तो इसलिए पकड़ लिया है हमने उनमें से एक को यूक्रेन में, उसको ऐसा जलील करो कि वो चीन के काम ना आ सके, तो ये दरारें ऐसी पड़ जाएं कि ये फिर गोया पॉलिसी हमारी इंप्लीमेंट हो। उसमें अगर ये यहां डायरेक्टली हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो पार्ट्स ऑफ द होल जिसे कहते हैं, यानी उसके और टुकड़े जो हैं दुनिया में, इमरान खान चीन के भी करीब हैं, रूस के भी करीब हैं, इनको गिरा लो, इनको अगर गिरा लो वो वहां पे अगला जो आएगा वो हमारा होगा। अगर ये दस्तावेज की बात जो कर रहे हैं इमरान खान ये दुरुस्त है तो वो बात अभी आएगी आगे, अलग हो जाएंगे। अच्छा था, लेकिन फिर वही तैयब एर्दोगान, एंटी अमेरिकनिज्म, 80,000 लोग जिस जंग में मारे गए, जिसमें इस वक्त एक यूं फलीते में आप आग लगाइए यूं फैलती है, तो वो तो बहुत बड़ा खतरनाक, यानी इलेक्शन अगर हुआ और इमरान खान इलेक्शन लड़े तो वो ऐसा जीतेगा, यानी उसमें कोई शक नहीं है ये, क्योंकि, या फिर आप वो करिए जो अफगानिस्तान में करते थे। क्या करते थे आप वहां, जॉन केरी गए तो उन्होंने वो एक एक्सप्रेशन है कि खरगोश, रैबिट, उसमें फैट में से अशरफ गनी को निकाला और कहा कि तुम जो जीता था
अब्दुल्ला अब्दुल्ला उससे कहा तुम चीफ एग्जीक्यूटिव हो जाओ, हम इसको बना देते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक वगैरह में रहा है, ये हमारा खास, हम इसको पहचानते हैं। अशरफ गनी को उन्होंने बना दिया। अशरफ गनी वो थे जो कि सब कुछ पैसा वैसा लेके गायब हो गए। जब जब अमेरिका वहां से भागे, अमेरिका से पहले वो भागे। ये है। तो इस वक्त हालात ये हैं कि किसी न किसी सूरत से अगर इलेक्शन तक ये जी, मैं कह क्या रहा हूं, इलेक्शन में इमरान खान को हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। कोई ना कोई तरकीब, वो तरकीबें तो बहुत बुरी भी हो सकती हैं और बहुत सियासी भी हो सकती हैं। इनको इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा, ये मेरी समझ ये कहती है। क्योंकि अगर उन्होंने इन लोगों ने मिलके इलेक्शन लड़ लिया तब तो फिर ये वो बहुत बड़े मार्जिन से जीत के आएगा, समझे? क्योंकि एंटी अमेरिकनिज्म का प्लैंक है, करप्शन के खिलाफ है, करप्शन सबका प्रूवन है, वो हर एक के सामने इनकी कच्चा चिट्ठा लेके घूमेगा। तो इसलिए इसको ये इलेक्शन लड़ाना इनके लिए मुज़िर है। तो ये पाकिस्तान के बारे में आप बात अपनी पूरी कीजिएगा, लेकिन पाकिस्तान के बारे में आपने दो चीजें बिल्कुल यकीनी एक तरह से बता दी कि इमरान खान अमेरिका की उस पॉलिसी का जिसमें चीन और रूस को नजदीक नहीं आने देना, उसमें उसे एक तरह से स्केपगोट की तरह से इस्तेमाल किया गया या उसका गर्दन ले ली गई, जो भी आप कहें। और उसके बाद जो दूसरी बात आपने खास कही वो ये कि इमरान खान अगर इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो इमरान खान जीतेंगे, लेकिन साथ साथ आपने ये भी बताया कि इमरान खान को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। अब और आगे ऐसे जीतेंगे कि ये सब के सब तहस नहस हो जाएंगे। जी बहुत बहुत पोर्टेंट उसके हाथ में सिचुएशन है। वो जो आले उसके हैं वो बहुत मुज़िर हैं इनके लिए और इनके आकाओं के लिए जो मुल्क के बाहर हैं। तो वो इलेक्शन अब देखिए साहब क्या होता है आगे आगे। अब मैं कोई नहीं, आपने बहुत ही अहम बातें और बड़े यकीन से कही हैं। इसके साथ में आगे जाना जी ये आप कहें। हाँ जी आप अपनी बात पूरी करें। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो जाते जाते मुस्तकिल तारीफ कर रहा है हिंदुस्तान की, अब वो हिंदुस्तान की तारीफ के दो पहलू हैं। अब से साल भर पहले, अगस्त से पहले, अगस्त क्योंकि अगस्त में यहां रीथिंकिंग शुरू हुई जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को बिल्कुल यानी ऐसे छोड़ के भाग गए, तब यहां एक रीथिंकिंग शुरू हुई। ये अभी उससे पहले हम अमेरिकन की गोद में बैठे हुए थे, लेकिन ये ज़हानत है। और ये बहुत ही हमारे बड़े दोस्त थे इनके, जयशंकर के वालिद के सुब्रमण्यम, बहुत ही ज़हीन, बहुत ही ओपिनियनेटेड। उनकी एक लाइन थी, वही एक लाइन बेटे की भी है, जयशंकर साहब की भी है। लेकिन जयशंकर ने इधर जो एक निम्बलनेस दिखाई है, यानी ये कि उनकी एक छवि प्रो अमेरिकन होने की जो थी उसको महफूज रखते हुए वो प्रो इंडिया कि इंडिया के हित में क्या है। ये सिचुएशन ऐसी है कि इसमें हर तरफ से रिश्ते कायम और मजबूत, सब दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, जिसको देखिए दौड़ा चला आ रहा है। तो ये तो बहुत ही क्लेवर मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स है। इतना अच्छा मेरे ख्याल में मैंने इधर पिछले कई बरसों में नहीं देखा है जो इस वक्त हो रहा। ये इसकी तारीफ वो कर रहा है कि देखिए ये लोग हैं जो कि खुददार हैं, अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, और एक हमारे यहाँ हैं ये उनके बाहर के लोगों के ताबे हैं, ये वो कह रहा है। अच्छा, एक चीज और बीच में इसमें एक और दिलचस्प ऑब्जर्वेशन मेरे ख्याल से है जैसे इस वक्त बताया जा सकता है कि एस जयशंकर जब डिप्लोमेट से फॉरेन मिनिस्टर यानी पॉलिटिशियन के शक्ल में आए थे, तो
तो तब बहुत से लोगों को एक अलग अलग किस्म का रिएक्शन था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये फैसला ठीक था और ये मैच्योर किस्म के डिप्लोमेट होने की वजह से ही इस वक्त फॉरेन पॉलिसी ज्यादा बेहतर चला पा रहे हैं। इनकी इमेज बहुत ज्यादा प्रो अमेरिकन थी कि इनके वालिद मोहतरम, जिनको कि हमारे बहुत ही अच्छे दोस्तों में से थे, वो भी एक अमेरिकन लाइन थी। वो है वो इनकी, लेकिन इनके अंदर ये सलाहियत भी थी। ज़हीन आदमी है, बहुत ज़हीन आदमी। ये सलाहियत ये कि किस तरीके से चेंजिंग सिचुएशन में उसने अमेरिका का दामन नहीं छोड़ा है। यानी अभी वो ये नहीं कह रहा कि हम क्वाड से बाहर हैं या ऑकस के बाहर हैं, लेकिन उसने और तमाम ऑप्शंस को प्ले करना शुरू कर दिया है। लिहाजा तमाम एक मंडी खुली हुई है, तमाम लोग आ रहे थे, नए लोग आए हैं यहाँ और भी आएंगे, और कि अब हिंदुस्तान की एक छवि, एक इमेज, एक इम्पोर्टेंट पावर की निकल के आई है, और ये सेहरा देना पड़ेगा इस सरकार को, क्योंकि उन्होंने इस मौके पर ये फॉरेन पॉलिसी को निहायत खूबसूरत तरीके से, मेटरनिकियन तरीके से। मेटरनिक एक बहुत बड़ा डिप्लोमेट था यूरोप का, जिसको कि हेनरी किसिंजर ने अपना मॉडल माना था। उनकी जो पीएचडी थी किसिंजर की, वर्ल्ड रिस्टोर्ड, कांग्रेस ऑफ वियना, उसमें मेटरनिक का जो रोल है वो उसको तकरीबन किसिंजर हीरो मानते थे। बहरहाल हर चीज। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि इमरान खान ने जो आखिरी तकरीर की है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले, उसमें भारत को फिर से ये कहा है कि खुददार कौम है और कोई भी सुपर पावर उसको झुका नहीं सकती। तो और उससे पहले भी वो कई बार कहते रहे हैं। अब नकवी साहब, मैं ये समझना चाहता हूं कि एक और वाकया हुआ है इस बीच में। वियना में बातचीत रुकी हुई है ईरान न्यूक्लियर डील पर, और अब तक ये इशारे थे कि कभी भी ऐलान हो सकता है इस डील का, और इसमें कुछ खदशात इजराइल ने पेश किए थे अमेरिका के सामने। इस बीच में अब एक बयान आया है अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसमें दो बातें कही गई हैं। एक तो ये कहा है कि जो डील है वो ना तो नजदीक है और ना ही यकीनी है। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वियना में जो कुछ हुआ शायद सब कुछ बेकार हो जाएगा। दूसरी बात उन्होंने कही है कि जो बाइडन अपने डिफेंस चीफ ऑफ स्टाफ जो मार्क मिले हैं, उनकी उस राय से मुत्तफिक हैं कि ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब आगे क्या, वियना के बाद? वियना, चूंकि अमेरिका के खुद लोग बहुत इंतजार भी कर रहे थे कि इसका कुछ ऐलान होने वाला है। देखिए, वियना, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, ये सब सब्सिडरी इंटरेस्ट हो गए हैं। अब इस वक्त मेन जंग जो है और मेन टारगेट जो है वेस्ट का, वो है न्यू ग्लोबल ऑर्डर, यानी आगे आने वाला ग्लोबल ऑर्डर हमारे हाथ से स्लिप ना कर जाए। एंग्लो अमेरिकन दूसरी जंग अजीम से अभी तक बरसरे इख्तिदार रहे हैं, उनके हाथ में इख्तिदार रहा है। नेटो, हालांकि नेटो की यह जरूरत यह हो गया था तब जब सोवियत यूनियन गिरा कि भाई तो सोवियत यूनियन खत्म हो गया, अब नेटो की क्या जरूरत है। तो मिसेस थैचर ने एक फिक्रा कहा, फिनलैंड में किसी रिपोर्टर से बात हो रही थी कि अब आपकी बरतानिया के न्यूक्लियर डिटरेंट की क्या जरूरत रही, तो सोवियत यूनियन खत्म हो गया। उन्होंने कहा नहीं, अभी मिडिल ईस्ट में एक प्रॉब्लम है, यानी कि सोवियत यूनियन तो गिर गया, लेकिन जो हमारा संगठन है वो कमजोर ना हो जाए, क्योंकि अभी हमें और भी जंगें लड़नी है, अभी हमको एक साथ रहना है। फिर पूरा ग्लोबलाइजेशन का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, फिर जिसमें कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हुआ, और उसमें बेपनाह गलतियां की इन्होंने। इराक हुआ, सीरिया हुआ, लिबिया हुआ, सूडान हुआ, वो हर जगह। और लेटेस्ट ये है कि साहब
कोशिश की गई अफगानिस्तान से जब जिस तरह से जाना पड़ा अमेरिका को, तो एक रेयरगार्ड एक्शन ये हुआ कि भाई कजाकिस्तान में कुछ करें। वहां भी सोवियत ट्रूप्स आ गए और उन्होंने एक अंडर एक उस स्कीम के जो कि अभी तक एक्टिवेट नहीं की गई थी, यानी उनका भी एक मल्टीनेशनल बॉडी है, उसके तहत वो पीस कीपिंग फोर्सेस लेके आए, मामले को सुलझा के चले गए। तो पूरी जो इमेज थी वो इतनी उस आईने में अमेरिका और बरतानिया जब देखते थे तो अच्छे नहीं लग रहे थे। अब याद रखें ये वो जमाना था जबकि बोरिस जॉनसन तकरीबन हुकूमत खो दी थी, वो पार्टी वार्टी कर रहे थे, जबकि सारे मुल्क में को बंद कर दिया गया था कोविड में, लेकिन आपके यहाँ पार्टी हो रही थी 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, बाइडेन के खिलाफ 10। अब वो सब हट गया है, सब फोकस है इसके ऊपर। लेकिन ये जंग अभी कहाँ जा रही? देखिए, हमारे पास कोई आले नहीं है, हमारे आल सिर्फ वेस्टर्न, यानी एक दो हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट वहां गए थे। मैंने ये सोचा था कि कुछ इंडिपेंडेंट व्यूज मिलेंगे, लेकिन हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट वो वहां जाके, एक साहिबा है, कोई नाम मेरे दिमाग से गुजर रहा है, वो झंडा लिए हुए यूक्रेनियन टैंक पे खड़ी हुई हैं और यूक्रेनियन सोल्जर उसको टैंक को चला रहा है। यानी आप गोया वहां जाके एम्बेड हो गए यूक्रेन के साथ। एक तो वहां से हमें कुछ मालूम नहीं हो रहा। फिर खबरें ये आई हैं कि जो बूचा में हुआ वो अभी उसको देखिए, एक माय लाई 1968 में वियतनाम में एक मैसेकर हुआ था, माय लाई, MYLAI। अब उन दिनों में बड़ा ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट थे अमेरिका में, वॉल्टर क्रॉन्काइट वगैरह, ये लोग आए, इन्होंने उसको एक्सपोज किया और जाके उसका अमेरिका की पब्लिक ओपिनियन पे इतना असर पड़ा कि वो जंग धीरे 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 खत्म करना पड़ी अमेरिका को। तो माय लाई और ये बूचा, ये दो मुख्तलिफ है, क्योंकि उसमें कोई शक नहीं था, वहां के प्रेस वालों ने एक्सपोज किया था। यहाँ का मीडिया जो है इस वक्त वो इसको दबा रहा है, उस पे हमें यकीन नहीं है, हमें यकीन नहीं है। और ये कि बूचा में हुआ बहुत बुरा हुआ अगर हुआ, लेकिन और कोई इंडिपेंडेंट सोर्सेस कहाँ हैं? चीन ने भी ये कहा कि साहब हम तो चाहते हैं कि बूचा को एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जाए, उस पे सब गोल है। खबरें क्या आ रही हैं? खबरें आ रही है कि साहब वहां के जो लेफ्टिस्ट हैं यूक्रेन में, उनमें और फैशिस्ट एज़ोव एक जो ग्रुप है उनमें जाहिर है रकाबत। जहां भी कम्युनिस्ट होंगे वहां फैशिस्ट उनके खिलाफ होगा, और बेपनाह लोगों को निकाल निकाल के मिडनाइट नॉक्स हुई हैं और लोगों को मारा है। ये खबर, अच्छा, इन खबरों की भी कोई तस्दीक नहीं है, लेकिन ये आई हैं और वेस्टर्न सोर्सेस से आई हैं ये, और आपको मैं भेज दूंगा ये खबरें जो है। तो वहां क्या हो रहा है, ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये तभी पता चलेगा। अभी तो यूक्रेन पुतिन से कंबल की तरह चिपक गया है। वो अच्छा, आखिर में मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। अभी रिसेंटली अमेरिका के किसी जिम्मेदार ने एक बयान दिया था कि यह जंग बहुत लंबी चल सकती है, और लंबी चलने के इशारे जंग के शुरू में वो जो आए थे कि अफगानिस्तान बना दो रूस के लिए, वो हमें याद है। अब ये कहा जा रहा है कि जंग लंबी चलेगी। आपका अपना क्या अंदाज है, क्या कुछ है? ये दो चीजें कंपेयर नहीं की जा सकती। यानी कोशिश तो जाहिर है यही है, कोशिश ये है कि इस जंग को इतना, ये पूरा मीडिया में हवा बन रही है, मीडिया में ये जंग लड़ी जा रही है, मीडिया में ये जंग जीती जा रही है। जमीन पे क्या हो रहा है वो हमें मालूम नहीं। क्या वहां रेस्टोरेंट्स हैं? अगर वहां नहीं है तो इतने बहुत सारे ये जर्नलिस्ट जो हैं, ये एकदम से जो पॉपअप करते हैं, ये रहते कहाँ हैं?
भाई एक हमें तो ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी है कि देखिए हम बड़े मुश्किल में यहाँ कवरेज कर रहे हैं, ये हमारा कमरा है, इसमें हम रह रहे हैं। फर्ज करिए कि ये 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, तो वहां तो कैमरा नहीं जाता अभी फिलहाल। फर्ज करिए 5 स्टार ना सही 3 स्टार होटल में रह रहे हैं। अरे भाई कीव एक जमाने में तो हॉलिडे रिजॉर्ट था सोवियत यूनियन का, वहां कहाँ है? तो आप सिर्फ वो इलाका दिखाते हैं जहाँ बिल्डिंगें गिरी हुई हैं, अब वो इलाका नहीं दिखाते जो जहाँ के आप रिपोर्टर रह रहे हैं, जहाँ आपकी शाम। अरे हम ये सब हम उन पापियों में से हैं जो सब देख चुके हैं यार। जी समझा? इराक जंग में वो, अरे इराक नहीं था, लेबनान में। लेबनान में इधर गोलियां चल रही, यहाँ बाहर में चारों तरफ वेस्टर्न जर्नलिस्ट बैठे हुए, वो शराब पी रहे, बातें कर रहे हैं, जाके एक उधर चला गया, गोली जब चली। तो ये एक तमाशा है। एक चेक बुक जर्नलिज्म, यानी लेबनान में तो एक जमाने में आपको याद होगा TWA हाईजैक, TWA का एक जहाज हाईजैक कर लिया गया था, जिसमें फिर हाशमी रफसंजानी जो स्पीकर थे वो उन्होंने आके मुखिल हुए, फिर जाके लोग छोड़े गए। लेबनान, आप बैरूत में आपको एक टैक्सी नहीं मिल सकती थी, सारी टैक्सियां अमेरिकन जर्नलिस्ट ले ली थी। लेकिन उन दिनों में जर्नलिज्म था। ये तंजीम जो हुई है जर्नलिज्म एज पार्ट ऑफ द वॉर एफर्ट, एम्बेडेड, जब से डिक चेनी ने 600 से लोग कहते हैं 750 और जर्नलिज्म एम्बेड कर दी। एम्बेड का मतलब यह है कि आप सोल्जर्स के साथ हैं और सोल्जर्स की वही एक पर्सपेक्टिव आपका है। ये दुनिया की तारीख बदल गई, हमारे व्यूअर्स नहीं जानते हैं कि ये एम्बेडेड जर्नलिज्म जो शुरू हुई 1991 में डेजर्ट स्टॉर्म से, वो रिफाइन होती जा रही है, उसकी टेक्नोलॉजी बदल रही है, उसके पर्पसेस बदल रहे हैं। ये चल रहा है इस वक्त। जी बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब। चलते चलते मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि सईद नकवी साहब की ही लीडरशिप में 2003 में इराक वॉर कवर की थी, जिसमें मैं भी हिस्सा था। दूरदर्शन पर वर्ल्ड व्यू इंडिया प्रोग्राम था और मुझे इत्तेफाक ये हुआ कि मैं इराक को सबसे ज्यादा कवर किया, अरबिल, कुर्दिस्तान से लेकर के और बसरा तक। और मैंने भी और हमारे बाकी साथियों ने भी इसका ख्याल रखा कि वो एम्बेड ना हो अमेरिकी फौजों के साथ, और हम लोगों ने बड़ी इंडिपेंडेंटली रिपोर्टिंग की। मुझे खुद याद है कि अमेरिकी टैंक के सामने मैंने वो सब बताया कि अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री में क्या इख्तलाफात हैं, क्या कुछ वहां पर हो रहा है। यहां से कोई प्रेशर था, यहां से हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, बल्कि इस बात की तारीफ हो रही थी कि भाई एक इंडिपेंडेंट व्यू हमें मिल रहा है। ये ऐसा नहीं था कि कोई प्रेशर हो कि भाई तुम उन्हीं के गीत गाओ ना। बिल्कुल इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म थी। खैर ये इंशाअल्लाह मौका मिलेगा। बहरहाल आखिर में नकवी साहब मैं आपको याद दिला दूं कि बाद में फिर प्रेशर बना और इस शो को बंद करा दिया गया दूरदर्शन में। ये भी बहरहाल हमें याद रखना है। लेकिन हाँ, वॉर के टाइम में हमें पूरी आजादी मिली और नकवी साहब उस पूरी टीम को लीड कर रहे थे। काफी जर्नलिस्ट थे जो दुनिया की मुख्तलिफ कैपिटल्स में काम कर रहे थे, और मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी तादाद जर्नलिस्ट की किसी एक शो के लिए किसी ने शायद दुनिया में हायर की हो, इवन अमेरिकन, हाँ हिंदुस्तान में कम से कम ऐसा कभी नहीं हुआ। जी बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपसे हम बहुत सी चीजें सीखते हैं, समझते हैं, और हमारे दर्शक भी बहुत पसंद करते हैं आपको। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।